जो देश के लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है संसद, इसके बारे में एक उनके एक हाउस का जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको कहते हैं, राज्यों का संघ जिसको कहते हैं, उसको लेकर उनकी चिंता और उनका सरोकार भी सामने आया है। और देखिए 70 साल जब इस संस्था के हो गए हैं, इस सदन के हो गए हैं, तो मन वाक़ई में दिनेश जी थोड़ा-सा दुखी है। आज जो तस्वीर हम देखते हैं, हमने हालाँकि अ, अपनी पत्रकारिता के 45 बरस में कुछ शुरुआती दिनों में वो स्वर्णकाल भी देखा है, जब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो चुने जाते थे, जो सभी दलों के लिए चुनाव करना, उम्मीदवारों का चुनाव करना, एक आसान काम नहीं होता था। एक बारगी लोकसभा का चुनाव अगर आए और उसके लिए तो पार्टियाँ उम्मीदवारों का चुनाव करने में उनको आसानी होती थी। लेकिन राज्यसभा के लिए बहुत सारी उनको पड़ताल करनी होती थी उम्मीदवारों के चुनाव करने में। उनका पास्ट देखना होता था, उनकी योग्यता देखनी होती थी और तब जाकर के कहीं बड़े सम्मान के साथ उनको वहाँ उन लोगों को वहाँ लाया जाता था। पहली लोकसभा जब 1952 में जब इसका गठन हुआ तो मुझे याद है कि मैथिली शरण गुप्त जो बड़े राष्ट्रकवि होते थे, उन्होंने उनके पास एक संदेश आया नेहरू जी क्या और वो संदेश आया महादेवी वर्मा के मार्फत। महादेवी जी ने कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि भई मैं तो राजनीति जानता नहीं हूँ, सियासत नहीं जानता हूँ और मेरा कोई लेना-देना इससे है नहीं, मैं तो शब्दों के मामले में एक लेखक हूँ, नेहरू जी मुझे क्यों चाहते हैं? तो महादेवी ने कहा कि जो शब्द आप लिखते हैं, वो समाज को महसूस करके आप लिखते हैं। जब ये कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो नेहरू जी ये चाहते हैं कि जो समाज आप देख रहे हैं अपने आस-पास, आप अन्य राजनेताओं की तुलना में बेहतर ढंग से बता सकेंगे सदन को। तो लेकिन वो तर्क उनके गले नहीं उतरा और उन्होंने मना कर दिया। महादेवी जी से जब नेहरू जी ने पूछा कि मैथिली शरण गुप्त ने मना क्यों कर दिया? तो उन्होंने कारण बताया और उन्होंने कहा कि शायद आप जाएँ, तो आपकी बात मान लें। तो देखिए प्रधानमंत्री खुद उस वक़्त झांसी आए, मैथिली शरण गुप्त को मनाया कि आप आइए, आपके आने से इस पूरे इलाके का किस तरह से प्रतिनिधित्व होगा और क्या फ़ायदा सदन को होगा आपके होने से। और उसी सदन में रामधारी सिंह दिनकर भी थे, बनारसी दास चतुर्वेदी भी थे। एक ऐसा जो पहली जो राज्यसभा का जो सदन जब गठित हुई थी तो तब कहीं जाकर मैथिली शरण गुप्त माने। और मेरे इस उदाहरण का मकसद ये है दिनेश जी कि देखिए मैं महात्मा गांधी के उस कथन को याद कर रहा हूँ इस वक्त कि मनुष्य की बनाई किसी उन्होंने कहा था साफ कहा था कि मनुष्य की बनाई किसी भी संस्था में कोई खतरा ना हो ये संभव ही नहीं। संस्था जितनी बड़ी होगी दुरुपयोग भी उसका उतना ही बड़ा होगा और जी। लोकतंत्र भी एक बड़ी संस्था है और उस लेकिन उसका जो इलाज है वो लोकतंत्र से बचना नहीं है बल्कि उसके दुरुपयोग की आशंका को कम करना उसका ये महात्मा गांधी ने कहा था कि कम करना होगा तभी उस लोकतंत्र का जो है परंपरा बनी रहेगी। और भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस बात को उनको सहमत किया था। उन्होंने कहा कि हम चाहे जितना अच्छा संविधान बना दें, हम चाहे जितनी अच्छी संसद बना दें, हम चाहे जितनी अच्छी लोकसभा के कार्य संचालन का सिद्धांत बना दें, राज्यसभा का नियम संचालन का सिद्धांत बना दें, लेकिन अगर उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, तो फिर वो संविधान, वो लोकसभा, वो राज्यसभा किसी काम का नहीं। तो देखिए इन दोनों कथनों में एक अंतर संबंध है, जो हम आज देखते हैं। अंतर संबंध ये है कि जिसकी तरफ महात्मा गांधी इशारा करते हैं कि जो प्रवृत्ति है वो लोकतंत्र को बचाने की है, अधिनायकवाद या तानाशाही वाली प्रवृत्ति को रोकने की है। और यही बात अंबेडकर जी कह रहे हैं कि अगर वो जो है लोग अच्छे नहीं हैं तो मुश्किल हो जाएगी। अब मैं ये मानता हूँ कि देखिए मैंने जैसे आपको कुछ उदाहरण बताए कैसे-कैसे लोग होते थे पट्टाभी सीतारमैया, एनजी रंगा सब उस इस तरह के लोगों को मनाया जाता है, हृदयनाथ कुंजरू ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको बहुत आसान नहीं था और मनोनीत भी देखिए आजकल तो ऐसे होता है कि देखिए फ़िल्म अब ऐसे भी हमने अभी देखे हैं कि कुछ फ़िल्म अभिनेता या क्रिकेट के खिलाड़ी आए
5 साल सदन में मुंह नहीं खोला और जी पेंशन भी पा रहे हैं। एक स्थान का जबरदस्ती वो उसका दुरुपयोग भी किया और वो चले गए। लेकिन एक दौर वो था जब राष्ट्रपति बैरिस्टर गुलशेर अहमद को मनोनीत करते थे, काका साहब कालेलकर को मनोनीत करते थे। हमने नरगिस और पृथ्वीराज कपूर का भी मुझे जितना स्मरण है, और जो नरगिस और सुनील दत्त और उसके बाद के जो लोग हैं तो आए हैं। अर्थ यह था, मकसद ये था कि राज्यसभा के जरिए अपने अपने इलाकों से जो लोग आते हैं, पब्लिक लाइफ से जो लोग आते हैं, वो उस सदन का अपना उस मंच का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करें और उस वर्ग की चीजों को उठाएं और सदन उस पर विचार कर सके। जी मैं दुर्भाग्य से और बहुत ही भारी मन से कहना चाहता हूं कि मेरी पत्रकारिता 76 के आसपास शुरू हुई और 20 साल तक मुझे फिर भी मुझे याद है शुरुआती यानी 96 तक कि काफी हद तक कुछ चीजें ठीक ठाक रही। लेकिन 1996 के बाद जिस तरह से भारत में अस्थिर राजनीति शुरू हुई है और जिस तरह से 90 के बाद जाति उपजाति का बंधन, इस तरह का उनका जातिगत राजनीति शुरू हुई है, छोटे दलों की बाढ़ आई है, उसमें राज्यसभा जैसे गरिमामय और वरिष्ठ सदन की उपेक्षा होने लगी है। उसके लिए उम्मीदवार चुने जाने लगे क्योंकि लोगों को आपको एडजस्ट करना होता जी है। अब जब आपको लोगों को एडजस्ट करना होता है तो फिर आप उसकी काबिलियत नहीं देखते, आप उसकी योग्यता नहीं देखते। अभी मौजूदा चुनाव में अब ये हम जो देख रहे हैं, ये दौर अपने सर्वाधिक विकृत रूप में है और जी इसके लिए मैं किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराता। समूची सियासत ही इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या दूसरे अन्य प्रादेशिक स्तर के जो सहयोगी दल हैं, वो इसमें शामिल हों। सभी ने राज्यसभा जैसे गंभीर और जैसे एक ऐसे मंच को जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाई है, हम लोगों को याद है कि जो एक जमाने में उसकी बहस सुनने के लिए हम लोग जाया करते थे। आज ये बोलेंगे, अच्छा आज इंद्रजीत जी बोलेंगे, आज मधु दंडवते जी बोलेंगे, आज अमुक जी बोलेंगे। तो इस तरह से चर्चाएं सुनने के लिए अफसोस की बात यह है दिनेश जी कि अब इन तरह का चर्चाओं का अभाव है। अब इस तरह की चर्चाएं नहीं होती। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ग, प्रादेशिक दलों की जब मैं बात करता हूं तो इन दलों ने अपने को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को इस मंच लाना शुरू कर दिया, राज्यसभा में सदन का सदस्य बनाना शुरू कर दिया, जिनके साथ उनकी कोई ना कोई कारोबारी अनुबंध है। अब कारोबारी अनुबंध होते हैं और एक कारोबारी व्यक्ति को आप जब सदन का सदस्य बनाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी नीयत भी, बहुत पहली प्राथमिकता भी लोकतंत्र को मजबूत करने की नहीं होती। जी वो बिल्कुल उसकी पहली जो प्राथमिकता होती है कि उसका अपना कारोबार कैसे मजबूत हो और दूसरा कि वो उसकी पार्टी, जिस पार्टी का नुमाइंदगी वो कर रहा है, उसको वो कैसे मजबूत करे। तो ये एक इस तरह की बीमारी आई है और भी कई आई हैं। मुझे लगता है कि विनोद जी भी जुड़ गए, प्रसाद जी की भी अब ऑडियो आने लगी है, तो हम जी लोग अभी आगे बात करेंगे। जी लेकिन जी अभी बिल्कुल फिलहाल मैं अभी इतना ही